गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एट्थ, विषय हिंदी। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर। ये चैप्टर नंबर आपका 18, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर। अब इसका पूरा अर्थ हम आपको अभी पढ़ाते हैं किताब से। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कड़कड़। चलो इतना ही देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपका इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी के नीड़ के निर्माण फिर कविता से अवतरित है। इसके रचयिता हरवंश राय बच्चन जी हैं। अब इसमें प्रसंग भी होगा तो प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग है, कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है। अब देखिए, इसका अर्थ मतलब व्याख्या होगी इसकी कि कवि कहता है, हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आगे कहता है कवि, आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया। धूल से भरे बादलों ने अचानक से यानी एकदम से पृथ्वी को इस प्रकार घेर लिया कि इससे दिन में रात मतलब दिन जो है वो रात्रि के समान अंधकार से युक्त हो गया। रात्रि और भी अधिक अंधेरे वाली काली हो गई। रात आई और भी काली, ठीक है, तो काली हो गई। अब है आगे, कवि कहता है, ऐसा लग रहा था या प्रतीत होता है मानो सुबह को अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस निशा का फिर सवेरा यानी प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया। आगे है, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो आगे कभी कहता है, परंतु पूर्व दिशा से, प्राची मतलब पूर्व दिशा से सूर्य की किरण चमकने से अंधकार जो है वो कैसा हो गया? मतलब नष्ट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, दूर हो गया। जिससे हे पक्षी निराश ना हो, अब प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। अब आगे देखिए, आगे है, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटपवर। हाय तिनकों से विनिमृत घोंसलों पर क्या न बीती। चलो कॉमा लगा तो यही तक देख लेते हैं पहले। बह चले झोंके की कांपे। अब देखिए, संदर्भ आपका वही रहना है, प्रसंग बदल देना है। तो प्रसंग क्या है? रात्रि के समय भयंकर तूफान और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या है, रात्रि में मतलब कवि कहता है कि रात में जो आंधी आई थी तो वो रात्रि में आई हुई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े आकार वाले भूधर मतलब पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े बड़े पेड़
टूटकर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर नीचे गिर पड़े। ठीक है, फिर तिनकों से बने घोंसले जो थे वो नष्ट होने से कैसे बच सकते थे, अर्थात घोंसलों पर क्या न बीती, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। आगे है डगमगाए जबकि कंकड़ पीट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज बच्च फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब देखिए आगे कभी कहता है जो कंकड़ पत्थर और ईंट से बने हुए सुदृढ़ यानी मजबूत महल भी डगमगा गए। इतने विनाश होने के कारण आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। ये पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन कार्य में लगा था। अब देखिए इसका अर्थ है नीड़, शब्दार्थ में देखिए नीड़ का है चिड़ियों का घोंसला, नेह स्नेह प्रेम, आवाहन आमंत्रण बुलावा, भीत भयभीत डरा हुआ, पिराची पूर्व दिशा, भीम कायावान भूधर विशाल आकार वाले पहाड़, बेनिर्मित बने हुए, विहंगमी पक्षी। ठीक है, अब देखिए हम आपको अब प्रश्न कराने जा रहे हैं। देखिए कविता से आपका पहला प्रश्न है, नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। उत्तर है इसका, नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है स्नेह यानी ब्रैकेट में ले सकते हैं आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। दूसरा प्रश्न है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। उत्तर है इसका, कवि की निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में हुआ है या होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। देखिए, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन्मे उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो देखिए उत्तर है इसका, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण किंतु प्राची ने उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। ठीक है। दूसरा है, तेज आंधी के झोंकों से चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी। इसका है बह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े टूटे बिटपर। हाय तिनकों से विनिमृत घोंसलों पर क्या न बीती। ठीक है, इतना इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब इसमें आपका चौथा प्रश्न है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है। तो इसका उत्तर है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से दी है। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहली पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। तो देखिए इसका उत्तर है कि
दिन जो है वो रात्रि के समान और भी मतलब अंधकार वाला हो गया, जैसे दिन में रात हो गई हो, फिर रात आई और काली, और रात्रि जो है वो और भी अधिक अंधकार वाली, घने अंधकार वाली और काली आ गई। दूसरा है, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। इसका भाव है कि हे आशा रूपी पक्षी, तू बता कि इतना सब कुछ विनाश हो जाने पर भी तू कहाँ छिपा हुआ बैठा था। अब हम आपको भाषा की बात कराते हैं। भाषा की बात में देखिए, पहला प्रश्न है, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में धाधा और भावा की आवृत्ति हुई है, इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अनुप्रास का हुआ है। ठीक है, उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार का। दूसरा प्रश्न है, कविता में फिर फिर जन जन तथा कण कण पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कण कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए पुनरुक्ति शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, घर घर का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम के राज अभिषेक पर अवध में घर घर खुशियां मनाई गईं। क्षण क्षण में युद्ध के मोर्चे पर क्षण क्षण की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य प्रयोग आपका हो गया। ठीक है।